नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है, इंतजार करूंगा, चाय बिस्किट मेरी तरफ से। दावा संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण से सरकार हुई है नाराज। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात लगभग 2 बजे एक्स पर की गई एक पोस्ट में यह दावा किया। उन्होंने लिखा कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाएं फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई करेगी। पुलिस को फटकार, बेवजह एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट किया था, शुक्र है पानी का चालान नहीं किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 2 अगस्त को राव आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोस्तों, हाईकोर्ट ने कहा है कि लोगों को जांच पर शक न हो। साथ ही हादसे की गंभीरता, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना के चलते यह फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई और कहा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह दुख की बात है। अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी। दरअसल दोस्तों, राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसमें एक कार चालक को दोषी बना दिया था दिल्ली पुलिस ने। इसी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप भारतीय पुलिस से कितना सहमत है उनके काम करने के तरीके से। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच एसआईटी नहीं करेगी, जांच याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, आर्टिकल 32 के तहत इसमें दखलंदाजी गलत और समय से पहले होगी। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला ने कहा कि इसमें दखलंदाजी करना आर्टिकल 32 के तहत गलत और समय से पहले होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस आधार पर ऑर्डर नहीं दे सकते कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच हुआ लेन देन था। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि टैक्स असेसमेंट के मामलों की दोबारा जांच से अथॉरिटी के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नेहरू इंदिरा गांधी पर शिवराज सिंह चौहान की टिप्पणी पर भड़के राजीव शुक्ला, कहा नए कृषि मंत्री बने हैं, आपको कुछ नहीं पता। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर आड़े हाथों उन्हें लिया है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि वह तो अभी नए कृषि मंत्री बने हैं, उन्हें देश के कृषि के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। राजीव शुक्ला ने साथ ही तंज कसते हुए कहा कि इनके हिसाब से जो देश में हुआ है वह साल 2014 के बाद ही हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड, चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। फोन की लास्ट लोकेशन से लाशें ढूंढी जा रही। अब तक 318 मौतें हो गई, 206 लोग अभी भी हैं लापता। जी हां दोस्तों, भयानक बाढ़ आई है केरल के वायनाड में। केरल के वायनाड में 29 से 30 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड हो गया था। 4 घटनाएं हुई, 4 गांव बह गए। हादसे के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला है। इनमें से 2 महिला और 2 पुरुष हैं। चारों एक ही परिवार के हैं। ये पद्दावेटी कुन्नू में फंसे हुए थे। दोस्तों, हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 313 जा पहुंची है। 130 लोग अस्पताल में भर्ती है, जबकि हादसे के 4 दिन बाद भी 206 लोग लापता हैं। सेना अब मोबाइल के लास्ट लोकेशन के हिसाब से लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेडल जीतने के बाद मालामाल हुए निशानेबाज स्वप्निल बनेंगे करोड़पति, महाराष्ट्र सरकार ने की इनाम की घोषणा। जी हां दोस्तों, भारत ने इस बार के ओलंपिक में अब तक 3 मेडल हासिल किए हैं और तीनों ही निशानेबाजी से मिले हैं। पेरिस ओलंपिक में छठे दिन भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में तीसरा मेडल डाला। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में उन्होंने यह मेडल जीतकर इस इतिहास रच दिया है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक कामयाबी पर महाराष्ट्र सरकार ने स्वप्निल को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। वैसे दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर निशानेबाज स्वप्निल ने देश का मान तो बढ़ाया है, इसलिए इनके लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
पेरिस ओलंपिक में भारत का एक और धमाका, भारत की ऐतिहासिक जीत, ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में 52 साल बाद हराया, 52 साल का बदला ले लिया एक दिन में ही। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हॉकी के आखिरी ग्रुप मुकाबले में 3-2 से हराया। इसके साथ ही भारत ने ओलंपिक में 52 साल का सूखा भी खत्म कर दिया। दरअसल दोस्तों, भारत ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को म्यूनिक ओलंपिक 1972 में हराया था। भारतीय टीम इस जीत के साथ ही ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी और हरियाणा के कांवड़ियों में खूनी जंग, एक की मौत, कई गंभीर घायल। जी हां दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कांवड़ियों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक कांवड़िए की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हिंसक घटना डाक कांवड़ के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हुई। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को डाक कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के 50 से 60 कांवड़ियों ने सोनीपत के गांव अटेरना के कांवड़ियों पर पत्थर और तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। यह हमला तब शुरू हुआ जब डाक कांवड़ के दौरान बाइक छीनने और कांवड़ आगे निकालने को लेकर विवाद हुआ था। इस हमले में वंश नाम के एक कांवड़िए की जान चली गई, जबकि कई अन्य कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर हुआ हंगामा, नमाज का बहिष्कार, गेट न हटाने पर नमाजी भड़के, पुलिस से नोकझोंक, मुफ्ती ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, वाराणसी में सावन की शिवरात्रि और जुम्मे की नमाज के दिन माहौल गर्मा गया। ज्ञानव्यापी के बाहर 500 से ज्यादा नमाजियों ने हंगामा कर दिया। नमाजियों ने ज्ञानव्यापी में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, हंगामे की सूचना पर फोर्स भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों और नमाजियों के बीच में नोकझोंक हो गई। इस पर शहर मुफ्ती धरने पर बैठ गए। ज्ञानव्यापी के भीतर करीब 150 नमाजी पहुंच गए थे। उन्होंने नमाज का बहिष्कार कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक में महिला खिलाड़ी के जेंडर पर विवाद, पुरुषों जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल मिला, मस्क बोले महिलाओं के खेल में पुरुषों का क्या काम। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग के एक मैच को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो कि अब पूरी दुनिया में फैलता ही जा रहा है। दोस्तों, अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की भी इसमें एंट्री हो गई है। दरअसल दोस्तों, गुरुवार को इटली की एंजेला कैरेनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच में मैच चल रहा था। एंजेला सिर्फ 46 सेकंड में ही मैच से हट गई और इस मुकाबले में ईमान को जीत दे दी गई। एंजेला ने दावा किया कि इमाम का पंच उन्हें बहुत जोर से लगा था, उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। दरअसल दोस्तों, अल्जीरिया की ईमान खलीफी पर आरोप है कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बेहद ज्यादा थी। उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा लगभग पुरुषों के बराबर ही है। वहीं दोस्तों, टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ईमान में XY क्रोमोसोम्स हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं। इसके बाद वह टूर्नामेंट नहीं खेल पाई थी। यह पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में उन्हें फिर से एंट्री दे दी गई। इसी पर पूरा विवाद हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया, आरोप हमास चीफ के लिए शोक संदेश पोस्ट करने से रोक रहा था। मंगलवार को मारा गया था इस्माइल हानियेई। जी हां दोस्तों, यूरोपीय देश तुर्की ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। 2 अगस्त को जारी किए गए आदेश में तुर्की की सरकार ने इंस्टाग्राम के डोमेन को ब्लॉक कर दिया। हालांकि बैन को लेकर सरकार ने किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। दरअसल दोस्तों, तुर्की की नेशनल कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। आदेश के बाद तुर्की के अंदर कई लोगों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम फीड के लोड न होने को लेकर शिकायत भरे पोस्ट किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह के खिलाफ एक्शन की मांग, जयराम रमेश ने राज्यसभा में दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 187 के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में यह मांग की। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्र में लिखा कि 31 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर अपनी बात रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व चेतावनी प्रणाली पर कई दावे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने वायनाड में हुई त्रासदी से पहले ही अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद भी केरल सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। वहीं दोस्तों, जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व चेतावनी पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया है, जो पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। ऐसा फैक्ट चेक में हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत ने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मांगा मीटिंग का टाइम, बोली अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों से हिमाचल में आ रही है ड्रग्स, प्रदेश न आने के बयान पर हुई किरकिरी। जी हां दोस्तों, हिमाचल की मंडी सीट से सांसद कंगना रनावत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में आई आपदा पर मीटिंग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वक्त मांगा है। कंगना ने लिखा है कि वह हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करती है कि वह उनके साथ है और भाजपा का पूरा समर्थन भी मिलेगा। कंगना ने एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने लोकसभा में एक सूचना दी, जिसमें उन्होंने हिमाचल में बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त की है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स के रक्तदान का मामला, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, याचिका में तर्क, ब्लड डोनेशन पर रोक समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स, गे और ट्रांसजेंडर के ब्लड डोनेट करने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को भी नोटिस जारी किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट शरीफ डी रंगनेकर की साल 2017 के केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राघव चड्ढा ने पायरेसी को बताया प्लेग, पति का भाषण सुन उछल पड़ी परिणीति चोपड़ा, बोली माय लव। जी हां दोस्तों, परिणीति चोपड़ा जहां भक्ति भाव में लीन है, वहीं उनके पति आम आदमी पार्टी सांसद एमपी राघव चड्ढा ने सदन में पायरेसी का मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए पायरेसी मुद्दे की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि ऑनलाइन पायरेसी में 62% की वृद्धि हुई है। 1 साल पहले हमने सिनेमेटोग्राफ बिल पारित किया था, लेकिन ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ कोई ठोस तंत्र नहीं है। यह बिल केवल मल्टीप्लेक्स में एंटी कैम रिकॉर्डिंग पर केंद्रित है। उन्होंने सरकार से उठाए गए कदम के बारे में भी पूछा है। और साथ ही राघव चड्ढा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पायरेसी एक बड़ी समस्या है, यह प्लेग है जो फिल्म उद्योग और अब ओटीटी जगत में भी फैल चुकी है। फिल्म उद्योग को पायरेसी के कारण सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए पायरेसी को आप कितना गलत मानते हैं और इसके खिलाफ क्या सजा के प्रावधान होने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 80,981 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 293 अंक गिरा। टाटा मोटर्स के शेयर में 4.32% की गिरावट आई। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 2 अगस्त को बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 885 अंक की गिरावट के साथ 80,981 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 293 अंक की गिरावट रही। ये 24,717 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 25 में गिरावट और केवल 5 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 8 में तेजी और 42 में गिरावट रही। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डिविस लैब, एचडीएफसी बैंक और डॉक्टर रेड्डीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आइसर मोटर्स, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोना 671 रुपए बढ़कर 70,392 पर पहुंचा। चांदी 37 रुपए चढ़कर 83,501 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 2 अगस्त को बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 671 रुपए बढ़कर 70,392 रुपए का हो गया। कल इसके दाम 69,721 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी 37 रुपए चढ़कर 83,501 रुपए प्रति किलो की हो गई। इससे पहले चांदी 83,464 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एक साल में चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टाटा प्ले ने सोनी के चैनल पैक से हटाए। सीईओ नागपाल बोले इससे ग्राहकों के पैसे बचेंगे। सोनी ने इसे बदले की कार्यवाही बताया। जी हां दोस्तों, डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर टाटा प्ले ने अपने क्यूरेट पैक से सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के चैनलों को हटा दिया है। इससे पैक की कीमतों में गिरावट आएगी। हालांकि जो ग्राहक हटाए गए चैनल्स को देखना चाहते हैं वो मिक्स्ड कॉल देकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, वहीं चैनल हटाने पर ब्रॉडकास्टर सोनी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। सोनी ने कहा है कि चैनलों को हटाना बदले की कार्यवाही है। उसने टाटा के सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस के ऑडिट का अनुरोध किया था, इसलिए डीटीएच ऑपरेटर टाटा ने यह कदम उठाया है। वहीं दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनी और टाटा प्ले ने इस साल की पहली तिमाही में अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया था। सोनी ने बिना किसी पूर्व सूचना या ग्राहकों की प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना निर्णय लेने से टाटा प्ले की आलोचना भी की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर केदारनाथ में लैंडस्लाइड, 5,000 तीर्थ यात्री निकाले, 300 अब भी फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 1 अगस्त की रात भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई। पैदल रूट पर लिंचोली, भीमबली में अलग अलग जगह फंसे 5,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसके लिए चुनक और MI-17 समेत 7 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है। हालांकि दोस्तों, 300 तीर्थ यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश
का हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी बाढ़ की वजह से हालात खराब हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला नीट यूजी में केवल पटना हजारीबाग सेंटर पर गड़बड़ी, एक्सपर्ट कमेटी एनटीए की खामियां पहचाने, एसओपी बनाए, रिपोर्ट सौंपे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं हुआ है, यानी कि इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली है। पेपर केवल 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ। कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट्स कमेटी से कहा है कि वह नीट के लिए एसओपी तैयार करे, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल पंत में से किसी एक को विकेटकीपर चुनना कठिन, रोहित शर्मा ने कहा। भारतीय कप्तान बोले वर्ल्ड कप जीत से आगे बढ़ने का समय, गंभीर का तरीका अलग। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि वनडे में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत में से किसी एक को चुनना काफी कठिन फैसला है, क्योंकि दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी है और आप दोनों की काबिलियत को जानते हैं। वे अपने अपने तरीके से मैच विजेता हैं। उन्होंने बीते समय में हमारे लिए कई मैच जीते हैं। भारतीय कप्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले T20 वर्ल्ड कप की जीत और कोच गौतम गंभीर के कोचिंग के तरीके पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अब T20 वर्ल्ड कप की जीत से आगे बढ़ने का समय आ गया है, हमें भविष्य के टूर्नामेंट के बारे में सोचना होगा। उन्होंने गंभीर की कोचिंग पर कहा कि गंभीर का तरीका दूसरे कोचों से बिल्कुल अलग है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ नहीं रहे, ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। 40 टेस्ट 15 वनडे खेले, टीम इंडिया के हेड कोच भी रहे। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच रहे अंशुमान गायकवाड़ का बुधवार देर रात को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गायकवाड़ के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद भी की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वेस्टर्न घाट में माइनिंग पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक, वायनाड लैंडस्लाइड के बाद लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने वेस्टर्न घाट में माइनिंग के कार्यों पर अब रोक लगा दी है। केरल में लैंड माइनिंग की त्रासदी के बाद माधव गाडविल समिति की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में माइनिंग पर रोक की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने न सिर्फ केरल में बल्कि वेस्टर्न घाट के 6 राज्यों में माइनिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश में 56,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में माइनिंग की गतिविधियों पर रोक की बात कही गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हमास चीफ हानी ये आज कतर में होगा सुपुर्दे खार्ग, ईरान इजराइल में जंग का खतरा, एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए उड़ानें रोकी। जी हां दोस्तों, हमास चीफ इस्माइल हानिये को आज कतर की राजधानी दोहा में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ब्रिटिश मीडिया मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक शुक्रवार को कतर की राजधानी दोहा की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। इस दौरान हजारों लोग हानिये को अंतिम विदाई देने पहुंचे। वहीं दोस्तों, तुर्की ने हानिये के सम्मान में अपने देश के झंडे को आधा झुका दिया। तुर्की और पाकिस्तान में आज शोक भी मनाया जा रहा है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हानिये को दोहा में लुशेल के एक कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक दिल्ली से तेल अवीव के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बायजूस के खिलाफ नहीं चलेगी दिवालिया की कार्रवाई, एनसीएलटी ने बीसीसीआई के साथ समझौते को स्वीकार किया। कंपनी का कंट्रोल फिर से बायजूस के पास। जी हां दोस्तों, एडटेक कंपनी बायजूस पर अब दिवालिया का मामला नहीं चलेगा। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने शुक्रवार को बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के बीच हुए समझौते को मंजूर कर लिया है। दोनों पक्षों के बीच यह समझौता 31 जुलाई को हुआ था। वहीं दोस्तों, एडटेक स्टार्टअप बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट का बकाया 158 करोड़ रुपए देने को राजी हो गई है। बायजूस को इस राशि का भुगतान शुक्रवार 2 अगस्त और 9 अगस्त को करना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नाबालिग का हाथ पकड़कर कहा आई लव यू, मुंबई के पास्को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, कहा घटना गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। जी हां दोस्तों, मुंबई की स्पेशल पोस्को कोर्ट ने एक युवक को नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर आई लव यू कहने पर 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। जस्टिस अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी के शब्द 14 वर्षीय नाबालिग की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। आरोपी पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे बरी करते हुए कोर्ट ने आईपीसी के तहत सजा सुनाई है। दोस्तों आपको बता दें, पीड़ित पक्ष के मुताबिक घटना सितंबर 2019 में हुई, जब लड़की की मां ने उसे दुकान पर सामान लेने भेजा था। इसी दौरान रास्ते में 19 साल के आरोपी ने लड़की का पीछा किया था। मौका मिलते ही उसने हाथ पकड़कर नाबालिग से आई लव यू कह दिया। लड़की रोते हुए घर लौटी और मां को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद मां ने साकी नाका पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारतीय तीरंदाजी टीम ओलंपिक इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची। जी हाँ दोस्तों, भारत के धीरज बोम्बादेवरा और अंकिता भकत की मिश्रित युगल तीरंदाजी जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक की तीरंदाजी स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पाब्लो गोंजालेस और इलिया केलालेस की स्पेन की जोड़ी को 5-3 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई है। भारतीय तीरंदाज टीम ओलंपिक में आज तक कोई मेडल नहीं जीत पाई है, जबकि तीरंदाजी के किसी भी इवेंट में पहली बार भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय जोड़ी अब तीरंदाजी में देश के पहले ओलंपिक पदक से एक जीत दूर है। अगर तीरंदाजी टीम सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाएगी तो उसका मेडल कंफर्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ओलंपिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारत तीरंदाजी में कोई पदक अपने नाम करेगा। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद कौन से राज्य से संबंध रखते थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद कौन से राज्य के निवासी थे तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।